हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के बुक लेकर के आता हूं। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के बुक नहीं खरीद पाएंगे, इसके लिए उसका हम पीडीएफ के रूप में सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दें। चलिए तो हम चलते हैं आगे। ये जो हमारा चैप्टर होगा ये होगा मोशन यानी गति। पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। तो किसी भी निर्दिष्ट दिशा में जो किसी वस्तु का गति होता है उस गति को कहा जाता है वेग। क्या कहा जाता है? वेग। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाता है? जब वेग का मान और दिशा दोनों क्या हो? तो नियत हो। जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत होता है तो उस वस्तु का उस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। आइए अगला है कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है। तो यहाँ पे देखना है कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी में s बराबर d/t हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु डैश हो। तो औसत वेग और तत्कालिक वेग कब बराबर होता है? तो औसत वेग और तत्कालिक वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में शून्य त्वरण उत्पन्न हो। वस्तु में क्या हो? शून्य त्वरण जब होता है तो वस्तु का तत्कालिक वेग और औसत वेग दोनों क्या होता है? शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का डैश, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का क्या होगा? तो पिंड का वेग जो है समरूप है। पिंड का वेग समरूप है। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसका समानुपाती होता है? तो गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि 5 किग्रा की वस्तु पर 40 न्यूटन का बल को लगाने से प्राप्त त्वरण निम्न होगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है 5 kg। वस्तु पर कितना फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है? तो 40 न्यूटन का बल लग रहा है। तो लगाने से प्राप्त त्वरण क्या होगा? तो हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? F बराबर ma यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे फोर्स जो दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ है? 40 न्यूटन। तुम कह सकते 40 न्यूटन, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। और एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन निकालना है यानी इंटू ए। तो जब हम ए बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? ये 5 इधर आ जाएगा यानी 40 बाय हम क्या कर सकते हैं? 5 कितना हो जाएगा? 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का त्वरण जो है क्या हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। हाँ दोस्तों, 8 मीटर नहीं, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का ऐसा ही मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कहता है कि एक भीड़ भाड़ वाले सड़क पर, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ कट रहा है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो क्या होता है? यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु में नियत वेग से चल रही है। हम कह सकते हैं कि वस्तु जो है नियत वेग से चल रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? तो ये जो ग्राफ दिया गया है इसमें कौन सा भाग जो है शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? तो इसमें शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है BC, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जो ये वेग है यहाँ से तो बढ़ा है, लेकिन यहाँ B से लेकर C तक वो एक समान वेग से गमन कर रहा है, यानी उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अतः उसका त्वरण क्या है? तो शून्य है। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है।
तो गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच समय संबंध बताता है? तो ये समय और स्थिति के बीच संबंध बताता है। दोस्तों इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही है गति का दूसरा समीकरण। इसमें क्या करना है आपको? तो इसमें आप जो है u को और a को जीरो मान लीजिए। u और a को अगर जीरो आप मान लेते हैं तो आप देखिए बच गया क्या क्या? तो एक बच गया s यानी डिस्टेंस, और ये हो गया t यानी समय। तो हम कह सकते हैं कि समय और दूरी के बीच संबंध बताता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो कौन सी मात्रा जो है चाल के साथ इसकी गति को निर्दिष्ट करती है? तो हम कह सकते हैं यहाँ हो जाएगा चाल के साथ इसकी गति, तो ये हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन होगा, कहता है एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? यानी एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ये व्यक्त किया जाता है वेग के रूप में, क्योंकि उसका दिशा जो है वो क्या है? निश्चित होता है। तो हम भी जानते हैं कि वेग में जो है दिशा क्या होता है? निश्चित होता है। यानी किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। ठीक है, वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय, वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय क्या होता है? तो हम कह सकते हैं त्वरण क्या होता है? तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, वही आता है त्वरण। इसीलिए इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे आइए जानते हैं कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण द्वारा दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट करते हैं कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हम कह सकते हैं कि कार का वेग जो है ये निरंतर क्या है? बदल रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी, कार का वेग क्या होगा? निरंतर बदल रहा है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? जब एक समान गति से गति कर रहा है तो उसमें त्वरण क्या होगा? यानी वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका त्वरण क्या है? इसका त्वरण शून्य होगा। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के भी संदर्भ में पता लगाने के लिए क्या करते हैं? तो हम दूरी और विस्थापन का उपयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करेगा? तो वेग और समय का गुणनफल जो है ये विस्थापन, ये किसको बताएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला हम जानते हैं। कहता है कि वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो वेग और समय का गुणनफल किसको प्रदान करता है? विस्थापन को प्रदान करता है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? अगर तय किया गया दूरी शून्य है तो विस्थापन भी शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन जो है न्यूनतम दूरी होता है। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है या 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो हम नीचे से ऊपर की ओर कितना ऊपर ऊंचाई तक फेंकते हैं? 100 मीटर की ऊंचाई तक फेंकते हैं और फिर वापस वो मेरे पास आ जाता है। तो इसमें विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन जो है इसमें शून्य हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से चला था वहीं पे आके रुक गया। तो इसमें विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। लेकिन वही अगर दूरी पूछा जाता तो हम कह सकते हैं कि इसमें 200 मीटर का दूरी तय किया। अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन की परिवर्तन के दर को डैश कहा जाता है।
तो विस्थापन की परिवर्तन को दर को क्या कहा जाता है? इसको हम कहेंगे वेग। विस्थापन की परिवर्तन की दर क्या होता है? वेग। यानी हम कह सकते हैं वेग बराबर विस्थापन बटा समय। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश में कहा जाता है। अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे असमान गति, यानी असमान गति से वो चल रही है। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। t सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होती है। समझ में आया? कि निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। t सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती। किसके समानुपाती होगा? तो ये हो जाएगा t⁻³ जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो क्या होगा? तो जब समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति बदलती जा रही है तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु जो है क्या है? गतिशील है। किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है तो वो हो जाएगा वेग। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा, वेक्टर क्या होता है? सदिश। तो सदिश में हम जानेंगे कि 5 जो है मूल सदिश है, वेग, विस्थापन, बल, संवेग और त्वरण। तो यहाँ पे वेग क्या है? ये सदिश राशि है। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वेग। अगला क्वेश्चन है, आइए समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ। शून्य त्वरण का अर्थ क्या है? तो शून्य त्वरण का अर्थ हो जाएगा कि वस्तु का वेग जो है क्या है? स्थिर है। धनात्मक त्वरण का अर्थ है, धनात्मक त्वरण का अर्थ हो जाएगा कि वस्तु का वेग जो है ये बढ़ रहा है। पर धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होगा? कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है। बढ़ेगा तब होगा धनात्मक त्वरण, और घटेगा तो मंदन, वही ऋणात्मक त्वरण हो जाता है। गति का द्वितीय समीकरण अभी भी हम इसमें चर्चा किए हैं। तो इस गति का दूसरा समीकरण हो जाएगा s बराबर ut + ½ at², यानी ऑप्शन नंबर डी। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में, तो शून्य से यानी मुक्तावस्था में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है? यानी इसमें समान त्वरण होता है। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो कौन सा ऐसा भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता? तो हम कह सकते हैं कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन विस्थापन ये क्या होगा? ये ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई पिंड भी वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात जो है, क्योंकि विस्थापन तो 0 हो जाएगा और 0 में अगर कुछ भी से हम भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो अनंत होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है। तो किस तरह गतिशील है? तो हम कह सकते हैं कि बदलते हुए त्वरण से गतिशील है। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है। किसी वाहन की गति, जो उसमें जो मापने वाला यंत्र होता है, गति माप यंत्र बताता है, उसकी क्या बताता है? तो उसकी जो है उसका ताक्षणिक चाल को बताता है, यानी वर्तमान चाल, जिस स्पीड से चल रहा है उस चाल को बताता है। एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? तो गति का 3 समीकरण वैसे हम लोग जानते हैं। पहला समीकरण होता है v = u + at, दूसरा होता है s = ut + ½ at², और तीसरा होता है v² = u² + 2as। तो यहाँ पे कौन सा समीकरण सही है? आप जो है कैलकुलेट करके देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, यानी जितना वेग से टकराता है उतना ही वेग से वो क्या होता है, उछलता है। तो कहता है गति में परिवर्तन, तो गति में कितना परिवर्तन हुआ, तो गति में परिवर्तन हुआ -2u। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये तो हो चुका है, अगला देखते हैं, ये नहीं हुआ है। कहता किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। कोई भी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाएगा, जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत होगा। तो हम कह सकते हैं कि पिंड का वेग जो है क्या है, समरूप है, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक समान वृत्तीय गति में, एक समान जब कोई भी वस्तु एक वृत्तीय गति में होता है तो उसमें क्या होता है, तो जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में होता है तो उसका चाल जो है चर और वेग अचर होता है। चाल जो है क्या होता है, चर होता है और वेग अचर होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर a दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित करना चाहिए। तो आप अपने से तर्क लगाइए कि आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन ए में है कि तेज़ी से ब्रेक लगाना चाहिए, बिल्कुल सही, और तेज़ी से मोड़ लेना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्ता अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। तो मुक्त अवस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय किया गया दूरी होता है वो क्या होता है, गिरने के वर्ग का समानुपाती होता है, गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोटर गाड़ियाँ ए एंड बी की दूरी समय ग्राफ से पता चलता है। यहाँ पे दिया गया ग्राफ है और इस ग्राफ से क्या पता चलता है, तो आप बताइए। तो इसमें जो है पता चल रहा है कि पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी जो है अधिक वेग से चली है। देख लीजिए ये जो है इसका ये जो है क्या है, तिरछा है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो है धीमी वेग से चला है, और ये देखिए ये काफ़ी स्पीड से चला है। लग रहा है आपको, देखने से भी समझ सकते हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं। तो ये लग रहा है कि ये जो है अत्यधिक वेग से चली है। तो हम कह सकते हैं कि पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी जो है अधिक वेग से चली है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, दिया गया ग्राफ प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है एक समान त्वरण को, एक समान त्वरण को शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की। तो शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होता है, तो इसका जो है त्वरण समान होता है, एक समान होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला जानते हैं कि शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होगा। तो अभी बताएं कि समान त्वरण उत्पन्न होता है। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तब हम कह सकते हैं कि वेग समय ग्राफ क्या होगा, रेखीय होगा। अगर एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तो हम कह सकते हैं कि वेग समय ग्राफ क्या है, रेखीय होगा। ऑप्शन नंबर सी। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है, पिंड का त्वरण क्या प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। आगे आइए, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो इसमें इसकी त्वरण क्या है, शून्य है। अगला क्वेश्चन है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होगा। एक समान वेग से चलती वस्तु का त्वरण क्या होगा, डैश होगा। तो एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण जो है क्या होगा, वो शून्य हो जाएगा। मंदता यानी अभिमंदन, मंदन का अर्थ क्या होता है, मंदन का अर्थ होता है ऋणात्मक त्वरण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का या कि डैश होगा या होगी, क्या होगा, ये हो जाएगा एक समान त्वरण। डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप डैश है, क्या होगा, त्वरण। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल, पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा, तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल जो है किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा यानी पश्चिम दिशा की होगा, पीछे की ओर होगा। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति होती है, गति क्या होगा, एक समान।
समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा। तो लगा समय क्या होगा? बिल्कुल समान। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है सरल रेखा। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होता है? सरल रेखा होता है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? हाँ, अभी मेरा ये पहला वीडियो है, थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट हो रहा है, ठीक है, और थोड़ा मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ समझा भी नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं अपने आप को जो है फील कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मुझे दिक्कत हो रही है। आगे का जो वीडियो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो आगे का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ कहाँ मैंने गलती किया है, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूँ। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।